आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों रुक जाइए क्योंकि आपके लिए मैंने दोनों ही लैंग्वेज में इस पीडीएफ को बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से हम समझेंगे, बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम समझेंगे, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो किसी भी एपी की तैयारी कर रहे हैं, जीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एआईबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल 20 किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन। ठीक है, एक्यूज्ड जो है उसके प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि है उसके संबंध में संरक्षण। ठीक है, अब आप देखिए आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 क्या कहता है। ये कहता है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा किसी भी ऑफेंस के लिए एक्सेप्ट फॉर वायोलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। जिस समय जिस व्यक्ति ने, ठीक है, क्या करा, कोई ऐसा एक्ट किया जिस एक्ट को करना ऑफेंस माना गया है, ठीक है, तो सिर्फ उसी एक्ट के लिए उसको क्या किया जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम उसको कन्विक्ट नहीं करेंगे। नो पर्सन शैल बी कन्विक्ट ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है, नॉर बी सब्जेक्टेड टू पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अब देखिए इसको लिखा है थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज में, हम इसको समझते हैं बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से कि इस सेक्शन में बेसिकली, इस आर्टिकल में बेसिकली बात क्या की गई है। देखिए ये आर्टिकल बात करता है दो कॉन्सेप्ट की। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, इसका मतलब ये है पश्च प्रभावी आपराधिक कानून। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कानून किसी कार्य को पीछे से लागू करके दंड नहीं कर सकता। लॉ कैन नॉट पनिश एन एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर आज कोई एक्ट ऑफेंस है तभी आप उसको पनिश करेंगे। आज किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट किया, वो पनिशेबल नहीं था, एक साल बाद आपने उस एक्ट को पनिशेबल माना, तो आप क्या उसको वापस पीछे जाकर क्या उसको आप पनिश करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, यही बात कर रहा है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है, दूसरा देखिए इसके अंदर क्या बात की गई है, दो प्रोटेक्शन है इसके अंदर। पहला तो नो रेट्रोस्पेक्टिव कन्विक्शन, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा, जिसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ किस आर्टिकल में दिया है। ठीक है, तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 में। ठीक है, अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट विच वॉज नॉट एन ऑफेंस। जब कोई एक्ट था वो ऑफेंस है ही नहीं तो आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद नो इनहेंस्ड पनिशमेंट। अभी हम जो ये वाली लाइन पढ़ रहे थे ना कि सब्जेक्टेड टू पेनल्टी ग्रेटर देन विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड, इसको अब देखिए हम सिंप्लीफाई तरीके से समझते हैं। नो इनहेंसमेंट पनिशमेंट, इसका मतलब अ लेटर लॉ कैन नॉट इंक्रीज पनिशमेंट फॉर एन एक्ट कमिटेड अर्लियर। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, किसी व्यक्ति ने आज चोरी करी, आज चोरी करने की सजा है 3 साल। ठीक है, अब उसका चल रहा है ट्रायल, अब ट्रायल चलते चलते हो गए 2-3 साल। अब 2-3 साल बाद क्या होता है, चोरी करने की सजा जो होती है उसकी 10 साल कर दी जाती है। तो क्या आप उस व्यक्ति को 10 साल की सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। अ लेटर लॉ, ठीक है, जो बाद में कानून आया है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। जिस समय उसने ये ऑफेंस कमिट किया था उस समय क्या पनिशमेंट थी, आप उसको वही पनिशमेंट आज देंगे। ठीक है, बेशक आज उसकी पनिशमेंट बदल गई है, लेकिन उसने जिस दिन ये एक्ट किया था उस समय कोई और पहले से कम पनिशमेंट थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब देखिए आर्टिकल 20 जो क्लॉज 1 है ये अप्लाई होता है सिर्फ सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ पर, जैसे कि हमारा बीएनएस हो गया। ठीक है, सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ पर अप्लाई होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्यूज को फेवर कर रहा है, नॉट टू प्रोसीजरल लॉ। अब जैसे कि जब किसी व्यक्ति ने थेफ्ट का ऑफेंस किया, अब उसके अंदर प्रोसीजर ये था कि पहले लाइक कोई भी फॉर्मेट था। ठीक है, वो जो कोर्ट का काम था, ठीक है, अब उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया उस फॉर्मेट को, तो ये उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इससे एक्यूज का तो कोई लेना देना है नहीं। जैसे ये
फॉर एग्जाम्पल कि हम हमेशा एग्जामिनेशन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन चीफ कर रहे हैं, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। अब सोचो कभी जिंदगी में ऐसा प्रोसीजर लॉ आ गया कि पहले हम क्रॉस एग्जामिन करेंगे फिर एग्जामिनेशन, तो क्या कोई एक्यूज ये कह सकता है कि नहीं नहीं मैंने जब ये टाइम ऑफेंस किया था उस टाइम पे ऐसा नहीं था, क्योंकि प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। इसीलिए आर्टिकल 20 का जो क्लॉज 1 है वो प्रोसीजरल लॉ पर अप्लाई नहीं होता, मतलब बीएनएस पर अप्लाई नहीं होगा। किस पर होगा? सिर्फ बीएनएस पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी एक्सेप्शन की, इसका मतलब जैसे मैंने बोला ये प्रोसीजरल लॉ पर नहीं अप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा लॉ फर्दर पास हुआ जो कि एक्यूज को बेनिफिट दे रहा है, जैसे आज जब एक व्यक्ति ने चोरी करी उस समय सजा थी 3 साल, अब उसका चल रहा है ट्रायल, 2 साल बाद ऐसा होता है कि सजा हो जाती है 2 साल, 3 साल से सजा हो गई है 2 साल, तो अब उसको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसका मतलब बेनिफिशियल रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ अलाउड है, ठीक है। अगर एक्यूज को बेनिफिट मिल रहा है तब तो रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ अलाउ हो रहा है, और अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो फिर अलाउ नहीं होगा। और क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, क्वेश्चन आपको क्या लगेगा कि रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ तो अलाउ ही नहीं है, लेकिन अगर बेनिफिशियल है एक्यूज के लिए तो अलाउ है। इसका इंपॉर्टेंट केस रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें कोर्ट ने ये कहा इफ अ न्यू लॉ, जो नया लॉ है वो रिड्यूस करता है पनिशमेंट को, इट्स बेनिफिट कैन बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिवली। वही जो मैंने आपको बताया कि पनिशमेंट कम कर दी है अब, तो फिर उसका बेनिफिट उसको रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे से जाकर फिर भी मिल जाएगा। जैसे 2023 में उसने कोई एक्ट किया था, उसने कोई ऑफेंस किया था, 2025 में उसकी सजा, जब 2025 में उसको कम कर दिया गया और अभी उसका ट्रायल चल रहा है, उसको जजमेंट अब उसके अगेंस्ट जो है सेंटेंस देनी है, तो अब उसको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रोसीजर चेंज अलाउड, ठीक है। अब वही है कि कोई जैसे चेंज हुआ है किसी ट्रायल प्रोसीजर में, तो वो वायलेट नहीं करेगा आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 को। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोर्ट ने एग्जामिनेशन करने का प्रोसेस, जैसे कि पहले था कि आप एग्जामिनेशन चीफ करेंगे फिर क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, अब प्रोसेस बदल दिया गया, तो ये तो ट्रायल का प्रोसीजर चेंज हुआ है, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का वायलेशन हो गया, ठीक है। ये प्रोसीजरल चेंज अलाउड है आर्टिकल 20 में। अब इसका इंपॉर्टेंट केस अब एक और है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सुकुमार पाई में। उसके बाद आता कोर्ट हेल्ड दैट, इस केस में कोर्ट ने क्या कहा, चेंज इन ट्रायल प्रोसीजर इज वैलिड इवन फॉर पास्ट ऑफेंसेस, ठीक है, ये भी बताया। एग्जाम्पल देखते हैं हम, पहला एग्जाम्पल जो हमने बोला एक्ट नॉट एन ऑफेंस अर्लियर, उसका एग्जाम्पल सपोज 2024 में देयर वाज नो लॉ, ठीक है। 2024 में ऐसा कोई कानून ही नहीं था कि जो आप ऑनलाइन बेटिंग करते हैं वो अपराध है, ठीक है, ऐसा कुछ था ही नहीं। अब एक पर्सन ने 2024 में ऑनलाइन बेटिंग की, अब 2026 में गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया। अब लॉ ये कह रहा है कि अगर किसी ने ऑनलाइन बेटिंग की तो वो एक क्राइम है, तो अब उस पर्सन को 2024 के लिए पनिश नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये एक्ट ऑफेंस नहीं था। अब 2026 से है तो अब उसके आगे से जो व्यक्ति करेंगे उनको हम एक्यूज बनाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल 2, अब तो ये जो एग्जाम्पल फर्स्ट हमने, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का। अब ये इंक्रीज पनिशमेंट नॉट अलाउड, जो हमने पढ़ा था ना कि आप ग्रेटर पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते, तो देखिए 2023 में क्या होता है, पनिशमेंट दी जाती है किसी ऑफेंस की 2 साल की, ठीक है, और पर्सन ने कमिट किया ऑफेंस 2023 में, अब 2025 में लॉ ने उसकी इंक्रीज कर दी पनिशमेंट 5 साल कर दिया, तो क्या अब जो वो व्यक्ति है तो उसको अभी सिर्फ हम 2 साल के लिए ही पनिश करेंगे, 5 साल के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 3, बेनिफिशियल लॉ तो अलाउड है ना आर्टिकल 20 में, तो इसका इंपॉर्टेंट केस क्या है, रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अगर कोई नया लॉ रिड्यूस करता है पनिशमेंट को तो वो अप्लाई होगा पास्ट ऑफेंसेस पर भी, तो ठीक है, आपको आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 समझ आ गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 की। तो बेयर एक्ट में क्या लिखा है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, ठीक है, दोनों ही कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि वो पर्सन प्रोसिक्यूट भी हुआ है साथ के साथ पनिश हुआ है, फिर आप उसको उसी ऑफेंस के लिए, ठीक है, क्या नहीं कर सकते, दोबारा से प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस फॉर मोर देन वंस, ठीक है। अब आप उसको दोबारा से प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं कर सकते अगर वो ऑलरेडी उसी सेम ऑफेंस के लिए उसको प्रोसिक्यूट करके पनिश कर दिया गया है। देखिए अगर किसी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चल रहा था लेकिन उसको पनिश नहीं किया गया था, तो तब क्या ये सेक्शन ये आर्टिकल अप्लाई होगा? नहीं, दो कंडीशन है, वो पर्सन क्या है, प्रोसिक्यूट तो हुआ है साथ के साथ फिर उसको पनिश भी किया गया है, समझे आप, ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए,
ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं डबल जियोपार्डी। क्या बोलते हैं इसको हम? द्विदंड का सिद्धांत। इसमें क्या है, ए पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, किसी व्यक्ति को आप एक ही अपराध के लिए दो बार, ठीक है, अभियोजित और दंडित नहीं कर सकते, दो बार नहीं कर सकते। अगर एक बार कर दिया है अभियोजित और दंडित तो दूसरी बार आप नहीं कर सकते। इसका लीगल मैक्सिम क्या होता है? ठीक है, अगर हम इसकी विधिक सुक्ति की बात करें तो ठीक है, किससे, देखो यार मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 क्या कहता है, सबको पता है डबल जियोपार्डी, इतना इजी नहीं पूछेंगे। क्या पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड मैगजिम क्या है, फिर आपको 4 मैगजिम देंगे, उसमें से एक ये डाल देंगे, नेमो डेविड बिस वेक्सारी। ठीक है, नेमो डेविड बिस वेक्सरी। नो वन शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसकी असेंशियल कंडीशन क्या है? ठीक है, बीएनएसएस में अलग बात लिखी है, ठीक है, वहां पर अलग सिनेरियो है, और जो आर्टिकल है इसका अलग सिनेरियो है। यहाँ पे दोनों चीज बोली है, प्रोसिक्यूटेड एंड पनिशमेंट। अब इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 की? डबल जियोपार्डी अप्लाई ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। डबल जियोपार्डी आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की तभी अप्लाई होगी जब ये दो कंडीशन फुलफिल होगी। पहला, पर्सन मस्ट बी एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, व्यक्ति पर किसी आपराधिक अपराध का आरोप होना चाहिए। ठीक है, वो एक्यूज्ड होना चाहिए किसी ऑफेंस का। दूसरा, अर्लियर प्रोसीडिंग मस्ट बी बिफोर अ कोर्ट और जुडिशियल ट्रिब्यूनल। ठीक है, वो जो पर्सन है उसके ऊपर जो प्रोसीडिंग चली है उस ऑफेंस के लिए वो कोर्ट में चली होनी चाहिए या फिर किसी जुडिशियल ट्रिब्यूनल में चली होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये अप्लाई होगा। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ऑफेंस किया था उसने, तो उसके ऊपर अभी उसका जो डिपार्टमेंट है उसने खाली रिसीव प्लेनरी प्रोसीडिंग चलाई है, तो क्या हम उसको प्रोसिक्यूटेड एंड पनिशमेंट कहेंगे? नहीं, क्योंकि वो एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है। डबल जियोपार्डी के जो कंडीशंस है उसको क्वालिफाई करने के लिए आपकी प्रोसीडिंग किसी कोर्ट और जुडिशियल ट्रिब्यूनल में चली होनी चाहिए। दूसरा, फिर जो प्रोसीडिंग चली है आपकी कोर्ट में, जुडिशियल ट्रिब्यूनल में, फिर वो पर्सन जो है, ठीक है, जो एक्यूज है, उसको, वो पर्सन क्या है, वो उसको प्रोसिक्यूट होना जरूरी है, साथ के साथ पनिशमेंट भी मिली हो। ठीक है, तभी डबल जियोपार्डी का ये कॉन्सेप्ट अलाउ होगा। क्या कि जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, उसको अपराध के लिए उस पर अभियोजन चलाया गया हो, पूरा उसका ट्रायल चला हो और फिर उसे दंडित भी किया गया हो। सिर्फ प्रोसिक्यूशन चलाया लेकिन उसको दंडित नहीं किया तो हम उसको डबल जियोपार्डी अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अंडर फॉल नहीं कराएंगे। ठीक है, फिर फोर्थ है, ऑफेंस मस्ट बी द सेम। और जब दूसरी बार आप कह रहे हैं कि डबल जियोपार्डी नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि वो ऑफेंस जो उस व्यक्ति का है वो सेम के लिए ही आप कर रहे हैं। तब जैसे एक व्यक्ति ने थेफ्ट किया, ठीक है, उस पर आपने प्रोसिक्यूशन चलाया, उसको पनिशमेंट दे दी, अब आप दोबारा उसी व्यक्ति पर फिर से उसी चीज के लिए, सेम ऑफेंस के लिए फिर से प्रोसिक्यूशन और पनिश नहीं कर सकते, मतलब ऑफेंस जो है सेम होना चाहिए, तो ये कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने बताया जैसे कोई डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग है तो उसको हम प्रोसिक्यूशन नहीं कहेंगे। ठीक है, प्रोसिक्यूशन कोर्ट और जुडिशियल ट्रिब्यूनल का होना चाहिए। उसके बाद है इंपॉर्टेंट केस। देखिए, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्फिस्केशन ऑफ गोल्ड बाय कस्टम्स अथॉरिटीज इज नॉट अ प्रोसिक्यूशन बिफोर अ कोर्ट, देयरफॉर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डज नॉट अप्लाई। एक बात बताओ, कस्टम अथॉरिटी है, आप कुछ गोल्ड लेकर जा रहे थे, कस्टम अथॉरिटी ने आपके गोल्ड को कॉन्फिस्केट कर लिया, तो क्या अब आप दोबारा से जब आपका कोर्ट में ट्रायल चलेगा आप ये कहेंगे नहीं तो डबल जियोपार्डी है? नहीं कह सकते। क्यों? प्रोसिक्यूशन भी नहीं चला, पनिशमेंट भी नहीं मिली है। ठीक है, फिर अगर ट्रायल नहीं चला है, प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है, आपका ट्रायल नहीं चला है, फिर इफ देयर वाज नो प्रीवियस ट्रायल बिफोर अ कोर्ट द प्रोटेक्शन ऑफ डबल जियोपार्डी कैन नॉट बी क्लेम्ड। पहले आपका ट्रायल, आपका प्रोसिक्यूशन होना जरूरी है। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट केस स्टेट ऑफ मिजोरम वर्सेस सी शैंगीना। ठीक है, the court held that if there was no earlier trial and punishment, the protection of double jeopardy cannot be invoked। ठीक है, आपके ऊपर ना तो ट्रायल चला ना ही आपको पनिशमेंट मिली, तो आप किस बात से कह रहे हैं कि डबल जियोपार्डी
इन्वोक कर रहे हैं, नहीं हो सकता डबल जेओपार्डी इन्वोक, क्योंकि आपके ऊपर ना तो ट्रायल चला ना ही आपको पनिशमेंट मिली है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल है इसका? देखिए पहले सिंपल कि रमेश पर थेफ्ट चोरी का केस चला और कोर्ट ने उसे 1 साल की सजा दे दी। बाद में सरकार उसी सेम थेफ्ट केस के लिए रमेश पर केस चलाना चाहे तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट नहीं हो सकती। देखिए मैंने इसको इस लैंग्वेज में इसलिए लिखा है ताकि एग्जाम्पल जब आप उसको इंटरप्रेट करें तो कोई आपको दिक्कत परेशानी ना हो। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आप इसको इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी मीडियम स्टूडेंट आप इसको हिंदी में लिख लेना, लेकिन एग्जाम्पल को जो समझाना था मुझे वो क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ समझाना था, इसीलिए मैंने उसको इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको इसका एग्जाम्पल। फिर एग्जाम्पल सेकेंड, अभी थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है वो तो सिंपल था। मनोज ने इलीगल कुछ सामान इंपोर्ट किया, कस्टम अथॉरिटी ने उसका माल जब्त कर लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया, बाद में उस पर क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन भी चलाया गया। यह आर्टिकल 22 का वायलेशन नहीं है, क्योंकि कॉन्फिस्केशन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है, डिपार्टमेंटल एक्शन है, प्रोसिक्यूशन नहीं है, जो मैंने आपको पहले समझाया। यही प्रिंसिपल मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था। मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में याद रखना है आपको। ठीक है, आपको भूलना नहीं है, केसेस को भी नहीं भूलना। आप एक चीज अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा। हम आर्टिकल को भी पढ़ रहे हैं, एक एक वर्ड जो है उसको एलोबरेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी केस लॉज है हम उसको भी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं या फिर लीगल मैगजीन्स हैं वो भी कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है आर्टिकल 20 से तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। हमने एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शंस पढ़ी है, जो मैंने बेनिफिशियल रेट्रोस्पेक्टिव लॉ की बात करी थी, वो भी तो एक एक्सेप्शन का पार्ट है ना, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन। तो सब चीज को हम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी हमसे गलती से भी गलती ना हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल थ्री। अब ये थोड़ा जुडिशरी एग्जाम टाइप का क्वेश्चन है। जैसे अगर किसी पर्सन को कोर्ट ने एक्विट कर दिया है और फिर उसी ऑफेंस के लिए दोबारा ट्रायल हो तो ये डबल जियोपार्डी होगा। ठीक है, और आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 का वायलेट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको एक्विट कर दिया गया है। ठीक है, देखिए किसी भी ट्रायल है या तो उसका कन्विक्शन होता है या फिर उसका एक्विटल होता है, तो कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया है फिर उसी ऑफेंस के लिए, तो इसको हम डबल जियोपार्डी कहेंगे। ठीक है, आर्टिकल 23, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब किसी भी जो अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसने ऑफेंस किया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि तुमने ऑफेंस किया है तो तुम ही विटनेस बनो अपने खिलाफ। एक बात बताओ, अगर जिसने ऑफेंस किया है और वही जाके बोले हाँ मैंने ही ऑफेंस किया, लो मैं विटनेस बन जाऊँ, तो फिर कोर्ट का काम क्या रह गया? और फिर तो ये भी हो सकता है ना कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती ये बुलवाया जाए कि तुम अपने ऊपर ये सारी बातें ले लो कि तुमने ये क्राइम किया है, इसलिए कोर्ट नहीं मानती, चाहे आप कितना भी कह लो कि मैंने अपराध किया है या कुछ भी चीजें, एविडेंसेस के बेस पर ही आपका ट्रायल कंक्लूड किया जाता है। ठीक है, no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि आप विटनेस दें। जब भी हम बोलते, जब पुलिस के सामने कोई व्यक्ति उसके कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोल दे कि ये अपराध मैंने किया है, नहीं माना जाएगा जब तक वो एक्यूज्ड मजिस्ट्रेट के सामने ना बोल दे। ठीक है, उसके बाद और एक डिस्कवरी वाला जो हम पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, वो भी एस्पेक्ट है कि किसी चीज की रिकवरी हो रही है तो उस खाली उसी पार्ट को हम वैलिड मानेंगे, बाकी को नहीं मानेंगे। ठीक है, फिर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में ओके, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। 20 क्लॉज 1 को क्या बोल रहे थे हम? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। 20 क्लॉज 2 को क्या बोल रहे थे हम? डबल जियोपार्डी। 20 क्लॉज 3 को क्या बोल रहे हैं हम? सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स फोर्सिंग अ पर्सन टू गिव एविडेंस और कन्फेशन अगेंस्ट हिमसेल्फ। वही कि आप अपने खिलाफ ही सबूत दो, अपने ही खिलाफ कन्फेशन दो। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि
आर्टिकल 23 तभी लागू होगा जब ये 3 शर्तें पूरी हो। पहला, पर्सन जो है एक्यूज होना ही चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्शन इज अवेलेबल ओनली टू अ पर्सन फॉर्मली एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस। ये वाली जो प्रोटेक्शन है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, ये सिर्फ किसको मिलती है? ये आरोपी को मिलती है, ठीक है। दूसरा, कंपल्शन मस्ट एग्जिस्ट, दिखना चाहिए, ठीक है, कि आपके साथ जबरदस्ती की जा रही है, ठीक है। द स्टेटमेंट मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, थ्रेट और प्रेशर। जो आरोपी ने स्टेटमेंट दी है, ठीक है, अपने खिलाफ दिया है ये सब एविडेंस वगैरह, तो ये क्या है? ये दिखना चाहिए कि जबरदस्ती दिया है, ठीक है। एविडेंस मस्ट बी अगेंस्ट हिमसेल्फ, और जो ये जो एविडेंस दिए गए हैं वो उसके स्वयं के विरुद्ध हो, ठीक है। तो एविडेंस मस्ट बी सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग, वो उसको ही इंक्रिमिनेट कर रहा है, मीनिंग इट में एक्सपोज द एक्यूज टू क्रिमिनल लायबिलिटी। अगर कोई भी आरोपी अपने ही विरुद्ध साक्ष्य दे रहा है तो उसका मतलब क्या है? अब वो आरोपी को अपराध में फंसा सकता है। इसका इंपॉर्टेंट केस है नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो राइट टू साइलेंस है वो पार्ट है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का, ठीक है। कि जैसे कि ये होता है ना कि पुलिस जब पूछताछ करती है, ठीक है, इंटेरोगेशन के टाइम पे, तो अब अगर जो एक्यूज्ड है, ठीक है, वो साइलेंट है, ठीक है, तो उसको 20 क्लॉज 3 का क्या माना गया? पार्ट माना गया है, राइट टू साइलेंस को, ठीक है। और पुलिस फोर्स नहीं कर सकती कि आप आंसर दो इन क्वेश्चन का, क्योंकि अगर पुलिस ने फोर्स किया तो फिर तो वो इंक्रिमिनेट कर देगा एक्यूज को, उसी के अपराध में फंसा देगा। अगर किसी आरोपी ने, ठीक है, कोई अपराध किया है, अब पुलिस उससे बार बार कह रही है, ठीक है, कि ये तुमने अपराध किया है, बताओ तुमने कैसे कैसे अपराध किया है। अब वो चुप है, वो जवाब नहीं दे रहा आरोपी, तो इसको कहा गया जो राइट टू साइलेंस है, ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का क्या है? पार्ट है, ठीक है। चुप रहने का अधिकार भी आर्टिकल 23 का ही हिस्सा है। पुलिस आरोपी को जबरदस्ती सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसका क्या जो है, इसका देखिए साइंटिफिक टेस्ट की बात करें, जैसे सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो आप नार्को एनालिसिस कर रहे हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट कर रहे हैं, ब्रेन मैपिंग कर रहे हैं विदाउट कंसेंट, नार्को एनालिसिस कर रहे हैं, पॉलीग्राफ कर रहे हैं, ब्रेन मैपिंग कर रहे हैं एक्यूज की विदाउट कंसेंट, तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन माना जाएगा। कोई आरोपी है, अब आरोपी का आप कर रहे हैं नार्को एनालिसिस टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, उसकी कंसेंट के बिना, तो फिर तो पोल खुल जाएगी ना। इसलिए फिर पूछते हैं कि आप अपनी कंसेंट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, और कोई नहीं कराता, कोई भी एक्यूज नहीं कराता है, ये कि सच्चाई सामने आ जाएगी, ठीक है। और अगर इस तरीके से हम टेस्ट करने लगे तो फिर तो सारा सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग हो जाएगा, इसलिए अलाउ नहीं किया हुआ सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में। तो फिर क्या अलाउड है? कुछ चीजें अलाउड है, ठीक है, जिसको हमने सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं माना, खुद के ही विरुद्ध हमने उसको खुद के ही विरुद्ध फंसा हुआ नहीं मानेंगे अगर ये 3 चीजें, जैसे फिंगरप्रिंट। अब एक्यूज की हम फिंगरप्रिंट ले रहे हैं तो एक्यूज ये नहीं कह सकता कि ये तो मेरे ही विरुद्ध एक तरीके का साक्ष्य हो गया, या हम उसकी हैंडराइटिंग लिखवा रहे हैं, चलो भाई नाम लिख के दिखाओ कि ये लेटर तुमने लिखा था या नहीं लिखा था, या हम उसका सिग्नेचर, या हमने उसका ब्लड सैंपल लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम ले रहे हैं उसके फिंगरप्रिंट, सिग्नेचर या हैंड राइटिंग, तो हम उसको क्या करेंगे? सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं मानेंगे। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट केस क्या है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू अगड़, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान से, है ना, याद रखना है, भूलना नहीं है। इस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फिजिकल एविडेंस लाइक फिंगरप्रिंट्स, हैंड राइटिंग इज नॉट टेस्टिमोनियल एविडेंस, सो आर्टिकल 23 डज नॉट अप्लाई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये जो फिंगरप्रिंट है या हस्तलेखन है, ये जैसे ये जो भौतिक साक्ष्य हैं, ये दोनों ये टेस्टिमोनियल एविडेंस नहीं है, इसलिए इन पर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 लागू नहीं हो सकता। अब एग्जाम्पल करते हैं हम आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के, देखिए क्या है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का। अ पर्सन जो है एक्यूज्ड है थेफ्ट का, चोरी की है, पुलिस ने फोर्स किया कि कन्फेस करो क्राइम को, पुलिस उसके पीछे उसे जबरदस्ती अपराध स्वीकार करने के लिए बोल रही है, ठीक है, एंड वो और पुलिस ये भी बोल रही है कि लिखित बयान दीजिए, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आरोपी को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ठीक है, कि आप कन्फेस करो, ठीक है, आप मतलब आप स्वीकार करो, इसको लिखित बयान दो आरोपी, तो इसको फिर हम वायलेशन मान रहे हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है। उसके बाद है साइंटिफिक टेस्ट वाला, अभी हमने जो पढ़ा एग्जाम्पल, ये हमने पढ़ा था सेल्फ इंक्रिमिनेशन का, अब हम पढ़ रहे हैं इसको
साइंटिफिक टेस्ट अगर हम करते हैं, जैसे पुलिस ने कंडक्ट कर दिया नार्को टेस्ट एक्यूज पर उसके बिना कंसेंट के, तो अब वो तो सारी इंफॉर्मेशन वही बताएगा जो क्राइम की हुई थी। फिर इसको बोला देखिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के। मुझे समझ नहीं आता, इतने बड़े बड़े हीनियस क्राइम हो जाते हैं तो क्यों आप कंसेंट के लिए वेट करते हैं। मुझे लगता है कुछ कुछ कंडीशंस तो लगानी चाहिए कि इन अगर कोई हीनियस क्राइम है या ऐसा है तो उन चीजों में तो फिर आप नार्को एनालिसिस टेस्ट और ये ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर सकते हैं। पर्सनली आई बिलीव दिस, मुझे बाकी तो इतना आइडिया नहीं है कि क्यों कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। पुलिस आरोपी को सहमति के बिना नार्को टेस्ट करती है तो उसे अपराध की जानकारी निकलवा सके, ठीक है, तो ये असंवैधानिक है। फिर है कुछ सिचुएशन में अलाउड, जैसे क्या क्या है चीजें जो अलाउड है उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं माना, जैसे कि पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स लिए, ब्लड सैंपल लिए क्यूज के इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो ये अलाउ है क्योंकि एक फिजिकल एविडेंस है, ये कोई टेस्टिमोनियल एविडेंस नहीं है, हम उसको बुलवा नहीं रहे हैं, हम उससे कन्फेस नहीं करवा रहे हैं, वो बोल के ये सब चीजें कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है, बयान नहीं है एक बेसिकली। फिर इंपॉर्टेंट जुडिशरी एग्जाम पॉइंट्स देखें तो आर्टिकल 20 है। अब देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है कि अगर हमारा जो आर्टिकल 20 है, ठीक है, तो क्या हम इसको सस्पेंड कर सकते हैं इमरजेंसी के दौरान भी, ठीक है। तो अब सुनिए, ड्यू टू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, क्या कहा गया इसमें, आर्टिकल 20 जो है सस्पेंड हो सकता है इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। और किस अमेंडमेंट एक्ट से, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। अगर इमरजेंसी लग रही है तो आपका आर्टिकल 22 तो गया। उसके बाद अगर मैं इसकी वन लाइन रिवीजन की बात करूँ तो तीन चीजें आर्टिकल 20 में, क्या क्या, रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल पनिशमेंट की बात की गई जिसका, और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जिसको हम कह रहे हैं, डबल पनिशमेंट जिसको हम डबल जियोपार्डी कह रहे हैं, फोर्स कन्फेशन जिसको हम सेल्फ इंक्रिमिनेशन कह रहे हैं। अब देखिए इसके हम करते हैं एमसीक्यूज। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहा है आर्टिकल 20, कन्विक्शन के अगेंस्ट, ठीक है, दे रहा है, ओके, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के अगेंस्ट दे रहा है। उसके बाद आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या प्रोहिबिट कर रहा है, देखिए ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट नहीं दे रहा है, इसका अलग आर्टिकल है। अब देखिए जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है वो क्या प्रोहिबिट कर रहा है, वो प्रोहिबिट कर रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ, ठीक है, इसको। उसके बाद कौन सा आर्टिकल डील करता है डबल जियोपार्डी, तो आर्टिकल 20 का क्लॉज 2। कौन सा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो है प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, किसी भी पर्सन को 2 बार प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं किया जा सकता सेम ऑफेंस के लिए, तो इसको हम बोलते हैं डबल जियोपार्डी। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 किस बारे में बात करता है, वो बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में, ठीक है, मतलब एक्यूज को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन से, ठीक है, आत्म अभियोजन से। फिर विच केस रिकॉग्नाइज की जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है ड्यूरिंग पुलिस इंटेरोगेशन, ठीक है, तो किस केस में रिकॉग्नाइज किया गया है कि प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट, पुलिस इंटेरोगेशन में, नंदिनी सतपति वर्सेस पीएल डानी। फिर है आर्टिकल 20 जो है अवेलेबल है, वो किसको अवेलेबल है, तो देखिए सिटीजन हो नॉन सिटीजन हो, ये दोनों को ही अवेलेबल है। उसके बाद जो इमरजेंसी के दौरान जो कौन सा राइट है जिसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ओके, देखिए आई पार्डन वर्ड है, आर्टिकल 20 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। हाँ, आर्टिकल जो 20 है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता इमरजेंसी के दौरान। कभी कभी मेरा मतलब ऐसा होता है कि हमें पता है पर क्यों ऐसी स्टेटमेंट निकल जाती है, अगर मैंने ऐसा बोला है कि सस्पेंड किया जा सकता है तो आई पार्डन, सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा अगर इसको सस्पेंड कर दिया। तो क्या करेंगे फिर, तो गवर्नमेंट इमरजेंसी लगाएंगी और सारे अपराधियों को, ठीक है, एक साथ फिर रख लेंगी जेल में, ठीक है, इसलिए इमरजेंसी के दौरान भी क्या नहीं हो सकता, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आप सस्पेंड नहीं कर सकते। और किस अमेंडमेंट से ये बात की गई है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये कहा गया है। उसके बाद आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या प्रोहिबिट कर रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन को। उसके बाद आर्टिकल 21 प्रोवाइड दैट पर्सन शैल नॉट बी पनिश्ड विद अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट व्हिच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइमिंग ऑफेंस, दिस रिलेट टू, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ 20 क्लॉज 1। कौन सा लैटिन मैक्सिम है जो रिलेट करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 से, नेमो डेविड विस वेक्सरी, ठीक है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2
जो प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन, वो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? डबल पनिशमेंट के अगेंस्ट फॉर द सेम ऑफेंस, जिसको हम डबल जेओपार्डी कहते हैं। फिर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में। मैंने कुछ क्वेश्चन इसलिए रिपीट किए ताकि बार बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 अप्लाई किस पर होता है? विटनेस पर, एक्यूज्ड पर, पुलिस ऑफिसर पर या जज पे। तो याद रखिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात है वो सिर्फ एक्यूज पर्सन के पर ही अप्लाई किया जाता है। फिर प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3, इसका मतलब क्या है? प्रोटेक्शन अंडर जो 20 क्लॉज 3 है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी पर्सन को आप कंपेल नहीं कर सकते कि आप अपने ही अगेंस्ट में विटनेस बन जाओ। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को आप स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 में जो प्रोटेक्शन दी गई है वो किसको अवेलेबल है? तो आर्टिकल 20 की जो प्रोटेक्शन है वो अवेलेबल है सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, टैक्स मैटर में या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में। तो याद रखना आर्टिकल 20 की जो प्रोटेक्शन अवेलेबल है सिर्फ क्रिमिनल केस में। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि आर्टिकल 20 किन केसेस में अप्लाई होता है? सिविल केस, क्रिमिनल केस, बोथ। तो आप क्या बोलेंगे? सिर्फ क्रिमिनल केस पर ही आर्टिकल 20 जो है अप्लाई होता है। उसके बाद कौन सा आर्टिकल है ऑपरेटिव होता है? अनुच्छेद जो 20 है वो कब लागू होता है? जब पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर जब पर्सन को प्रोसिक्यूट कर लिया जाता है, सिविल सूट्स फाइल होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो देखिए जब पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जाता है किसी ऑफेंस के लिए, ठीक है, तो फिर उस पर क्या है? ये आर्टिकल 20 ऑपरेट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20 में क्या नहीं है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ भी है, डबल जेओपार्डी भी है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 के अंदर दी गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू आर लाइकिंग माई पैटर्न, इफ यू लाइकिंग माई वीडियोज, so do comment, do like and do subscribe my channel. And if you want this PDF, you can join my Telegram channel, okay? And I'll post link of that channel in the comment box. Thank you. That's all for today.